यस, तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैं क्या समझा रहा था बताओ कि जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। लिखो, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, when a system changes from one state to another, the operation is called thermodynamic process. When a system changes from one state to another, the operation is called thermodynamic process. सिंपल सी बात है यार, एक स्टेट है जिसमें कि प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। दूसरा स्टेट हो गया जिसमें कि प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। देयर आर टू डिफरेंट स्टेट्स, है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले ऑपरेशन को ही हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये दो तरह के हम लोगों को डिस्कस करने हैं, एक एक्सपेंशन के टर्म्स में और दूसरा कंप्रेशन के टर्म्स में। हमें जो मेनली दो तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिस्कस करने हैं, एक एक्सपेंशन के टर्म्स में और दूसरा कंप्रेशन के टर्म्स में। एक्सपेंशन वाले टर्म में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और कंप्रेशन वाले टर्म में वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस, तो thermodynamic process may be in the form of expansion or compression. Thermodynamic process may be in the form of expansion or compression. Understood? Yes sir. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एक्सपेंशन और कंप्रेशन के टर्म्स में भी हो सकता है। एक्सपेंशन वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और कंप्रेशन वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा सिस्टम का, है ना। चलो अब हम लोग अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आर यू गेटिंग दिस? ऐसा प्रोसेस जिसमें कि थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। Any problem in understanding? Okay. अब यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, हम आइसोथर्मल प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रोसेस को इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। तो डेल्टा टी ऑफ द सिस्टम विल बी व्हाट? जीरो। यस और नो? Zero. Yes sir. पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बताओ? Yes sir. Temperature of the system. Temperature of the system remains, tell me, constant. Constant. Temperature of the system remains constant. मतलब कि delta T will be equal to what? Zero. There will be no change in temperature, है ना? डेल्टा T is actually change in temperature. सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T क्या होगा? जीरो होगा। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मुझे अपने आप से सोच के बताओ कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? होगा। होगा सर। Sealed and insulated. अच्छा, और दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं होगा। होगा सर, होगा। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, मान लो सिस्टम के अंदर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, सिस्टम के अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अगर सिस्टम के अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम में हीट इवॉल्व होगा ना? यस और नो? यस सर। अगर ये हीट सिस्टम से सराउंडिंग में ना जाए तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा? यस। यस। उसी तरह मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूं तुम्हें कि अगर हमें सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखना है तो डेफिनेटली हमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज कराना पड़ेगा।
अगर सिस्टम के अंदर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो डेफिनेटली वो सिस्टम से हीट एब्जॉर्ब करेगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिस्टम के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट का फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना। आर यू गेटिंग दिस? तो आइसोथर्मल प्रोसेस तभी फिजिबल हो पाएगा जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज हो। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर घटने लगेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो हीट इज एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स, हीट इज एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताओ? Heat is exchanged. Heat is exchanged with surroundings. Surroundings के साथ heat का exchange होगा। Understood? यस सर। अब इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। हम लोग आगे चल के एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में बस थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेते हैं क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है आगे। Sum total of all possible forms of energy within the system is called internal energy. System के अंदर जितने भी possible forms of energy हैं, उन सभी का sum total क्या होता है? Internal energy होता है। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? इंक्रीज। और सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? डिक्रीज। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? नो, नहीं आएगा। मैंने बोला ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नो सर। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो हमें अलग से डिस्कस करते हैं, वो भी अभी डिस्कस करता हूँ। तो फॉर एन आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस है और आइसोथर्मल प्रोसेस में वो जा रहा है तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा E इज इक्वल टू 0, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। राइट ना। एक तो इंटरनल एनर्जी के चेंज के साथ साथ यहाँ पर एंथैल्पी का चेंज भी क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा H विल आल्सो बी इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? तो लिखो फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा E इक्वल्स टू 0 और डेल्टा H इक्वल्स टू 0। E क्या है यहाँ पर? E is internal energy. E is internal energy. और H क्या है यहाँ पर? H is enthalpy. H is enthalpy. Are you getting this? सर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 और एंथैल्पी का भी चेंज क्या होगा? 0। राइट? सर हाँ बोलो। सर लेकिन हीट तो हो रहा है ना सर, तो एंथैल्पी 0 क्यों होगा? हीट तो हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस तो हो रहा है ना। डेफिनेटली, लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा ना। मैं बोल रहा हूँ हीट का एक्सचेंज होगा। आर यू गेटिंग दिस? Q और डेल्टा H नॉट द सेम थिंग। Q और डेल्टा H दोनों सेम थिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज होगा लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो ओवरऑल सिस्टम के डेल्टा H और डेल्टा U, मतलब कि उसके इंटरनल एनर्जी और उसके एंथैल्पी चेंज में भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको रिलेशन बताऊंगा H और U का, कि H और U के बीच में क्या रिलेशन है, तो आगे चल के ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यस। नेक्स्ट चीज देखो, अगर फेज ट्रांजिशन का टाइम है, फेज ट्रांजिशन का मतलब कि अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है या लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर तो आइस और वाटर दोनों का सेम है ना? यस। अगर देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज कन्वर्टिंग इनटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, राइट? दोनों का टेम्परेचर क्या है बोलो? सेम है।
दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम है? नहीं है, क्योंकि बीच में आपने यहाँ पे क्या सप्लाई किया, इट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सप्लाई किया है, क्या है ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सप्लाई। आर यू गेटिंग दिस? अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर हियर इज सेम, राइट, लेकिन दोनों का इंटरनल एनर्जी सेम है क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या? नहीं, वाटर का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आइस से वाटर में आते वक्त हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट का मतलब ही क्या होता है? हिडन हीट सप्लाई करेंगे लेकिन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं दिखेगा, तो दैट हीट इज व्हाट? लैटेंट हीट, राइट ना। तो फेज ट्रांजिशन के टाइम पे उसी तरह अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है और इसको मैं चेंज कर रहा हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर में चेंज कर रहा हूं, आर यू गेटिंग दिस? तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर का क्या है? सेम है ना? yes. लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या सप्लाई कर रहे हो? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फेज ट्रांजिशन के टाइम पे प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, फेज ट्रांजिशन के टाइम पे प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 नहीं है, राइट ना। और फेज ट्रांजिशन के अलावा जो प्रोसेसेस आइसोथर्मल होंगे उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आ रही है बात समझ? यस सर, यस। तो जरा लिख लो, ऑल फेज ट्रांजिशंस आर आइसोथर्मल, ऑल फेज ट्रांजिशंस आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, but change in internal energy, that is delta E, but change in internal energy, that is delta E, not equal to 0, but change in internal energy, that is delta E, not equal to 0। और इंटरनल एनर्जी चेंज अगर 0 नहीं है तो एंथैल्पी का चेंज भी हमें 0 नहीं मिलेगा, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0 कर दो। आर यू गेटिंग दिस? यस सर, क्लियर। तो फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, लेकिन यहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज और एंथैल्पी का चेंज 0 नहीं होगा। लेकिन बाकी दूसरी जगह अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज और एंथैल्पी का चेंज क्या है? 0 है। यहाँ पर फेज ट्रांजिशन के टाइम पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर तो सेम है, इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर लैटेंट हीट ऑफ बोलो फ्यूजन क्या हो रहा है? एब्सॉर्ब हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो। तो लिख लिया सभी ने? शुड आई रब इट? यस सर। यस। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ऑप्शंस में ऐसे ही मिलेंगे, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन 2 Q नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन 3 डेल्टा E इक्वल्स टू 0, ऑप्शन 4 इट इज डेल्टा H इक्वल्स टू 0। ऑल आर करेक्ट ना? यस सर। आर यू गेटिंग दिस? यस। चलो, should I rub it? Yes. चलो, next process that we have to study is isobaric process. This is second process. This is isobaric process. Isobaric process. नाम से ही क्लियर है भाई, आइसो मतलब सेम और बार किसको बोलते हैं? प्रेशर को बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट हमने प्रेशर को क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। अंडरस्टूड? जिसमें प्रेशर को थ्रू आउट कांस्टेंट रखा, क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा ना।
हाँ तो लिख लो isobaric processes are those processes in which isobaric processes are those processes in which isobaric processes are those processes in which बोलो pressure remains constant constant pressure remains tell me constant प्रेशर कांस्टेंट हो गया भाई मतलब कि डेल्टा पी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा zero आर यू गेटिंग दिस yes sir और प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करना पड़ेगा प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या होना पड़ेगा वेरी करना पड़ेगा आर यू गेटिंग दिस yes यस अभी जैसे देखो ये कोई सिलेंडर है और इससे ये कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है दिस इज मूवेबल पिस्टन इस सिलेंडर से ये एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है राइट ना और इसके अंदर कोई आइडियल गैस है और हम इसको हीट करना शुरू करें हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा बताओ अगर ये पिस्टन मूव ना करे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा अंदर या नहीं बढ़ेगा अगर हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ेगी yes sir काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर विल व्हाट increase अब इस प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा ना yes such that pressure in the container should remain what constant are you getting this तो यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज हुआ या नहीं हुआ हुआ तो प्रेशर को कांस्टेंट बना के रखने के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो सकते हैं वेरी कर सकते हैं अंडरस्टूड yes sir यस तो सेकेंड चीज इसमें आप क्या सीखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है वेरिएबल है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज वेरिएबल यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है वेरिएबल है अंडरस्टूड अच्छा और जितने भी प्रोसेसेस ओपन सिस्टम में हो रहे हैं जितने भी प्रोसेसेस ओपन सिस्टम में हो रहे हैं ये ओपन सिस्टम है ऊपर से हमने किसी लिड से कवर नहीं किया है तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है दैट इज कौन सा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना atm yes ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो कैन आई से कि जितने भी प्रोसेसेस ओपन सिस्टम में हो रहे हैं वो सारे प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे हैं yes sir मतलब कि ये सारे प्रोसेसेस आइसोबारिक होंगे yes तो जितने भी प्रोसेसेस ओपन सिस्टम में हो रहे हैं वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहे हैं तो ये सारे प्रोसेसेस क्या होंगे आइसोबारिक होंगे तो चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो प्रोसेस इन ओपन सिस्टम आर आइसोबारिक इन नेचर process in open system are isobaric in nature अगर ओपन सिस्टम में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा आइसोबारिक होगा ये बात आ गई समझ सभी को एनी प्रॉब्लम बोलो no sir नो चलो अब आइसोबारिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमें स्टडी करना है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस नेक्स्ट इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें थ्रू आउट वॉल्यूम क्या रहे कांस्टेंट रहे मतलब कि सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आए आर यू गेटिंग दिस और सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आए इसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करना पड़ेगा तो इस तरह के सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल है ना और आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या था बोलो टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या था वेरिएबल आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल होगा आर यू गेटिंग दिस yes sir तो लिख लो आइसोबारिक प्रोसेसेस आर those processes in which isobaric processes are those processes in which क्या बोलोगे पहला पॉइंट वॉल्यूम रिमेन्स constant वॉल्यूम रिमेन्स क्या बोलो कांस्टेंट
वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी क्या होने जा रहा है, जीरो। डेल्टा वी जीरो होने जा रहा है, अंडरस्टूड। और वॉल्यूम को कांस्टेंट बना के रखने के लिए किन चीजों को वेरी करना पड़ेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यस, तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल, प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल होगा। आई बात समझ? अच्छा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे, राइट ना। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम पढ़ेंगे कि इट इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी होता है। W इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे आगे, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। और यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी क्या है, जीरो है ना। आगे चल के हम लोग ये इक्वेशन डिराइव करेंगे, पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है बताओ, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वॉल्यूम का कोई चेंज हो ही नहीं रहा। यस। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन होगा क्या, नो। नो वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन क्या मिलेगा बताओ, जीरो। वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, अंडरस्टूड। सर एग्जांपल? एग्जांपल का मतलब हम कोई भी प्रोसेस कैरी आउट कराए जिसमें कि वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आ रहा, सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसमें कि हम बोले कि सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसा प्रोसेस बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन सर अगर हम लोग टेम्परेचर या फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बता रहा हूं, इस तरह के एग्जांपल्स तुम्हें वहां पे मिलेंगे जहां पे क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, जब सिस्टम क्लोज है भाई, सिस्टम क्लोज है मतलब कि हमने इसके ऊपर ऐसा लिड लगा के रखा हुआ है जो मूव करने वाला नहीं है, लिड इमूवेबल है। ये लिड कैसा है बताओ, इमूवेबल है, ये लिड मूव करने वाला नहीं है। अब आप इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, प्रेशर तो इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, नो, नहीं आएगा। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। तो कैन आई से कि प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम इज व्हाट, आइसोकोरिक। ये तो क्लोज सिस्टम ही है ना, तो प्रोसेस इन क्लोज सिस्टम इज व्हाट, आइसोकोरिक। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फोर्थ, प्रोसेस इन क्लोज्ड सिस्टम इज आइसोकोरिक। Process in closed system is isocoric. Closed system में जो प्रोसेस होंगे वो कैसे होंगे, आइसोकोरिक होंगे। Process in closed system, process in closed system is isocoric. आगे बात समझ? Is it clear? Yes, sir. Yes. चलो next process. Next it is adiabatic process. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने आइसोथर्मल सीखा, आइसोबैरिक सीखा और फिर उसके बाद आइसोकोरिक सीखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई एक्सचेंज ना हो। मतलब कि प्रोसेस को इस तरह से किया जा रहा है ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की बाउंड्री है उसको कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड होना चाहिए ना, यस सर। तभी तो उसके हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। आर यू गेटिंग? चलो लिख लो, एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस, एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन व्हिच, adiabatic processes are those processes in which
no exchange of heat, no exchange of heat between system and surrounding, between, tell me, system System and and surrounding. surrounding, between system and surrounding, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्या कह सकते हैं, बोलो, Q is equal to 0 कह सकते हैं, Q is heat ना, Yes. Q is heat, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह के कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है, तो Q is equal to what? 0. 0. Are you getting this? Yes. Yes. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर, यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर वेरी करता है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बताओ, सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ सकता है या घट सकता है, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये बात अच्छे से समझो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, सिस्टम के अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, यस और नो, क्योंकि ये हीट बाहर सराउंडिंग में नहीं जाएगा, और सिस्टम के अंदर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सिस्टम के अंदर से ही उसके लिए हीट का एब्जॉर्प्शन होगा और सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि कोई हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है। आर यू गेटिंग दिस? ये समझा आपको? तो एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट इवॉल्व होगा ना बेटा, और ये हीट सराउंडिंग की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का ये जो वॉल है वो कैसा है, इंसुलेटेड है। उसी तरह सिस्टम के अंदर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ होता है, ये हीट का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, सिस्टम के अंदर से ही होगा ना, तो सिस्टम का हीट कंटेंट घटेगा, सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा, लेकिन सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ कोई हीट का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, No. नहीं रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये कंफ्यूजिंग है, बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हीट का तो कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, राइट, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलो लिखो, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वेरीज, टेम्परेचर of the system, temperature of the system varies, सिस्टम का टेम्परेचर वेरी करेगा तो डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना, यस और नो, आ रही है बात समझ, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? चलो नेक्स्ट इट इज कि सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो बाउंड्री होगी वो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करेगी। लिखो, द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, या तो आप उसकी बाउंड्री को इंसुलेटेड बना दो या फिर आप सिस्टम को ही किसी इंसुलेटेड कंटेनर में डाल दो, ये कोई इंसुलेटेड कंटेनर है और इसके अंदर आपका सिस्टम है, या फिर ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की जो बाउंड्री है यही क्या है, इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, या फिर आपने सिस्टम को किसी इंसुलेटेड कंटेनर में डाल दिया। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस, तो क्या लिखा आपने, द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, दिस कैन बी डन बाय कीपिंग द सिस्टम, this can be done by keeping the system in insulated container, this can be done by keeping the system in insulated container, this is insulated container, this can be done by keeping the system in insulated container। आ गई बात समझ? या फिर और by keeping the boundary of the system what, system and surrounding what, insulated, ये बात आ गई समझ?
यस सर। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सचेंज होगा? नो। नहीं होगा। सिस्टम का टेम्परेचर वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? वेरिएबल। वेरिएबल रहेगा। ठीक है, चलो तो इसको रब करो। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक सिस्टम? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई डिफरेंस बताएगा? एक दो। सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। डेल्टा टी क्या है? 0 है। यहाँ पे क्यू 0 है ना? हाँ सर। और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यू नॉट इक्वल टू 0 था। 0 है। यस सर। और इसमें यहाँ पे क्यू नॉट = इक्वल टू 0 था और यहाँ पे डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। यस। तो ये समझ में आया आपको? यस सर। यस। चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इट इज साइक्लिक प्रोसेसेस। साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, राइट? तो अगर सिस्टम डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट प्रोसेसेस में जा रहा है और फाइनली अपने ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक बोलेंगे। जहां से चले थे वापस वहीं आ रहे हैं, तो प्रोसेस कैसा होगा? साइक्लिक होगा ना? यस? यस सर। तो लिखो, when a system undergoes number of different processes, when a system undergoes a number of different processes and finally returns to its initial state. When a system undergoes number of different processes and finally returns to its initial state. ढेर सारे processes पे जा रहा है, right? And finally returns to its, बोलो, initial state, and finally returns to its initial state. It is termed as कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। ये बात आई समझ? क्लियर? यस। अभी जैसे देखो, यहाँ पर ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, राइट ना? और ये प्रोसेस सपोज यहाँ से शुरू हुआ, राइट ना? एट प्रेशर P1, वॉल्यूम V1. It is going through several changes here, right ना? प्रेशर और वॉल्यूम के several changes के थ्रू ये जा रहा है, लेकिन इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम जो था वही हमारा फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम भी हो रहा है। Are you getting this? So this process is said to be what? Cyclic. अगर मैं ऐसे प्रोसेस बता रहा हूँ, this is pressure and this is volume. ये A, B, C और D था। यहाँ पर P1, V1 है। साइकिल का राइट ना? यहाँ पर प्रेशर क्या है बताओ? P1 है और यहाँ पर वॉल्यूम V1 है। यहाँ से A से B में मैं आया तो प्रेशर में कोई चेंज आया क्या? अगर मैं A से B में आ रहा हूँ तो is there is any change in pressure? No. अरे बताओ, नो चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या है? P1 है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। This is volume V1 and this is volume V2. This is pressure P1 and this is pressure P2. अब मैं B से C में आऊंगा तो क्या हो रहा है बताओ? वॉल्यूम तो सेम है ना? B से C में आ रहा हूँ तो वॉल्यूम इज व्हाट? सेम। चेंज क्या हो रहा है बोलो? प्रेशर। तो यहाँ पर क्या प्रेशर है बताओ? यहाँ पर प्रेशर P2 था और ये क्या है? और फिर से वापस अगर मैं C से D में आ रहा हूँ तो व्हाट इज सेम? प्रेशर इज सेम। यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा? P2 होगा ना? लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1। तो here it is P2 V1 और फिर उसके बाद जब मैं D से वापस A में जाऊंगा तो P2 V1 से P1 V1 में जा रहा हूं ना, राइट? तो हमने जहां से शुरुआत किया था P1 V1 से वापस ढेर सारे चेंजेस हुए। P1 V1 से P1 V2 हुआ, P1 V2 से P2 V2 हुआ, P2 V2 से P2 V1 हुआ और P2 V1 से वापस P1 V1 तक ही पहुंचे ना? यस सर। तो ये जो प्रोसेस हुआ A से B, B से C, C से D और वापस D से A, तो ये प्रोसेस कैसा हुआ बताओ? साइक्लिक हुआ। A से B, B से C, C से D और वापस D से A, तो ये प्रोसेस साइक्लिक हुआ ना?
Are you getting this? Yes, sir. Is it clear or not clear? समझा? Clear. चलो लिख लो। और अगर प्रोसेस साइक्लिक होगा तो तुम्हारे जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा पाथ चुना, उन सबका चेंज तुम्हें क्या मिलेगा? जीरो। जैसे तुम्हें प्रेशर का चेंज क्या मिलेगा इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में? A से B, B से C, C से D और D से A, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में प्रेशर का क्या चेंज है? जीरो। वॉल्यूम का क्या चेंज है बताओ? जीरो। इंटरनल एनर्जी का क्या चेंज होगा? जितनी इंटरनल एनर्जी अभी सिस्टम के पास है उतनी इंटरनल एनर्जी वापस हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? तो लिखो साइक्लिक प्रोसेस, लिखो इन साइक्लिक प्रोसेस। तो जहां से भी नॉइज आ रही है ना वो म्यूट कर लो अपने आप को। आप समझो इस चीज को, इट इज डिस्टर्बिंग अदर्स। इन साइक्लिक प्रोसेस, all state functions will be zero या change in all state functions will be zero. In cyclic process, change in all state function will be zero. सभी स्टेट फंक्शन का चेंज हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, राइट? सभी स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो मिलेगा। तो डेल्टा पी क्या होगा? जीरो। डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। डेल्टा टी जीरो हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। और चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? जीरो। सभी स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो। डेल्टा एस क्या होगा? जीरो। और डेल्टा डी क्या होगा? जीरो। Are you getting this? Yes, sir. यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? No, sir. नहीं, लेकिन थोड़ी परेशानी नॉइज से हो रही है। चलो, कोई स्टूडेंट था प्रज्ञान, वहां से ये नॉइज शायद से आ रही थी। अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. तो should I rub it? Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बताओ? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस, है ना? अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है? तो नेक्स्ट इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये कौन सा है बताओ? रिवर्सिबल प्रोसेस है। आर यू गेटिंग दिस? तो जब प्रोसेस को इस तरह से कंटिन्यू किया जाए कि उसके किसी भी एक वेरिएबल को अगर हम चेंज कर दें तो वापस प्रोसेस रिवर्स हो जाए, है ना? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस को हमें इस तरह से कैरी आउट कराना है, राइट ना, कि सिस्टम में हम कोई भी चेंज करें, सिस्टम के वेरिएबल में अगर हम कोई चेंज करें तो वापस प्रोसेस का डायरेक्शन क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। आर यू गेटिंग? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। लिखो, प्रोसेस इन विच all changes occurring at any part of the system. Process in which all changes occurring at any part of the system. Process in which all changes occurring in any part of the system are exactly reversed. सिस्टम में होने वाले सारे चेंजेस क्या हो जाएं? एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएं। प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस टेकिंग, बोलो, at any part of the system are exactly reversed.
when a small change in variables are carried out in opposite direction. When small change in variables are carried out in bolo opposite direction. Are you getting this? जैसे देखो अच्छे से समझो, जैसे ये कोई सिलेंडर है और इससे ये कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है ना? Are you getting this? अच्छा, अब यहाँ पे अच्छे से समझो, इस कंटेनर के अंदर भी कोई प्रेशर होगा ना इस गैस की वजह से, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इंटरनल प्रेशर बोल रहा हूँ। ये इंटरनल प्रेशर इधर एक्ट कर रहा है और इधर बाहर से हमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है जो इधर से एक्ट कर रहा है। तो दिस इज व्हाट P एक्सटर्नल एंड दिस इज व्हाट P इंटरनल। आर यू गेटिंग दिस? अब तुम्हें अच्छे से पता है कि जब P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तो ये पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। Yes. और जब P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा तो ये पिस्टन किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। मतलब कि जब P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन का केस होगा, और जब P एक्सटर्नल P इंटरनल से ज्यादा होगा तो कैसा केस होगा? कंप्रेशन का केस होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes. अच्छा, अब मान लो कि ये P इंटरनल P एक्सटर्नल से इनफाइनाइटसिमल अमाउंट से ज्यादा है, मतलब कि बहुत थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है। P internal is greater than P external just by infinitesimal amount. Are you getting this? Clear? तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं P एक्सटर्नल को थोड़े से अमाउंट से बढ़ा दूं तो एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगा ना? Yes. फिर से समझो, P इंटरनल अगर P एक्सटर्नल से ज्यादा है तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज दैट कि P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल जस्ट बाय इनफाइनाइटसिमल अमाउंट, बहुत थोड़े से अमाउंट से P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज्यादा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इस P एक्सटर्नल को बहुत थोड़े से अमाउंट से इंक्रीज कर दूं तो अब क्या होगा? एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? बोलो। P एक्सटर्नल को मैं थोड़े से अमाउंट से इंक्रीज कर दूं तो अब वो P इंटरनल से एक्सीड कर जाएगा ना? Yes. तो अब एक्सपेंशन की जगह क्या होने लगेगा? कंप्रेशन। Compression. क्या हुआ यहाँ पर बताओ कि प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस ऑकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड when small change in variable is carried out in opposite direction. आपने opposite direction में small change कर दिया, इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया, राइट ना? तो अब compression की अब ये expansion की जगह क्या होने लगा? compression होने लगा। Are you getting this? Is it clear? Yes, sir. तो पूरा स्टेटमेंट बताओ क्या लिखा आपने? Process in which anyone Direction may be reversed at any stage by merely a small change in variables. Yes, by merely small change in variable, right ना? Clear? तो इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। Any problem? अच्छा, अब इस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाए, इसके लिए ये P इंटरनल क्या प्रोवाइड कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स। और ये P एक्सटर्नल क्या प्रोवाइड कर रहा है? अपोजिंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना? ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाए, ये एक्सपेंशन का केस हो, इसके लिए ये P इंटरनल क्या प्रोवाइड कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स। और ये P एक्सटर्नल क्या प्रोवाइड कर रहा है? अपोजिंग फोर्स। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल कब है? जब P इंटरनल इज इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर देन P एक्सटर्नल ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes. मतलब कि ड्राइविंग फोर्स इज जस्ट इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। मतलब कि ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से जब बहुत थोड़े से अमाउंट से ज्यादा है तभी प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा क्या? तो क्या हम P एक्सटर्नल में बहुत थोड़ा सा चेंज करके इसको वापस प्रोसेस का डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो इसके लिए क्या जरूरी है कि ड्राइविंग फोर्स इज जस्ट इनफाइनाइटसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। आर यू गेटिंग दिस? ये समझा?
चलो तो इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में लिखो, ड्राइविंग फोर्स शुड बी infinitesimally greater than opposing force. Driving force should be infinitesimally greater than opposing force. ये बात आ रही है सभी को समझ? Yes sir. Yes. तो driving force should be infinitesimally greater than, tell me, opposing force. तभी ये प्रोसेस क्या होगा? इनफाइनाइटसिमल होगा. तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर बताओ कि P external is equal to P internal या P internal is equal to P external. अगर एक्सपेंशन का केस है तो P internal is equal to क्या है बताओ? इन दोनों का डिफरेंस ही dP है ना, तो P internal is equal to P external plus dP. ऐसे लिख सकता हूं क्या? dP is dP is the infinitesimal amount of pressure जो P internal और P external के बीच का डिफरेंस है ना? Yes or no? ये P internal इस P external से कितने अमाउंट से ज्यादा है? dP के अमाउंट से ज्यादा है. मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो जस्ट इनफाइनाइटसिमल डिफरेंस है. और ऐसे सिचुएशन में मैं इस P एक्सटर्नल को बहुत थोड़े से अमाउंट से इंक्रीज करा दो तो एक्सपेंशन की जगह क्या होना शुरू होगा? कंप्रेशन होना शुरू होगा. अंडरस्टूड? क्लियर? Yes sir. यस. और इस तरह के प्रोसेसेस जो होंगे वो बहुत ही स्मॉल स्टेप्स में होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होंगे. अगर मुझे बोला जाए कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, इस वॉल्यूम V1 से V2 तक जाना है, तो ये प्रोसेस एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा. एक सिंगल स्टेप में V1 से V2 नहीं पहुंच जाएगा. V1 से V2 पहुंचने के लिए वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में होगा. तभी तो P इंटरनल और P एक्सटर्नल के बीच का जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइटसिमल अमाउंट का है. आर यू गेटिंग दिस? तो नेक्स्ट लिखो, प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. Process takes place in infinite number of small steps. Are you getting this? Process takes place in infinite number of small steps. Clear? तो जब ये infinite number of small steps में होगा तो इस प्रोसेस को होने में भी infinite टाइम लगेगा ना? Are you getting? Yes sir. Yes. तो आपने लिखा प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स. और लिखो एंड मेनी स्टेप्स टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस. एंड मेनी स्टेप्स टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस. एंड मेनी स्टेप्स टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस. ठीक है? इस रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग आइडियल प्रोसेस भी बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना, इट इज एन आइडियल प्रोसेस. इट इज एन आइडियल प्रोसेस. इट इज एन आइडियल प्रोसेस. राइट? और आगे चल के मैं आपको जब वर्क डन समझाऊंगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन से क्या है? ज्यादा है. उसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन मैथमेटिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो दैट आई विल डिस्कस ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई विल डिस्कस द वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. लेकिन अभी ये समझो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन से ज्यादा है. तो चलो नेक्स्ट लिखो, वर्क obtained in expansion is maximum या वर्क डन इज मैक्सिमम. वर्क obtained in expansion is, बोलो, मैक्सिमम. कौन से प्रोसेस में? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? बताओ. हमें मैक्सिमम वर्क डन कब मिलेगा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो या जब प्रोसेस इरिवर्सिबल हो? रिवर्सिबल. रिवर्सिबल में हमें वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा. अच्छा, अब देखो ये प्रोसेस जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में जाएगा
तो हर एक स्टेप एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, और ये इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। मतलब हर एक स्टेप एक मैकेनिकल और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। When the process is carried out in infinite number of small steps, then each step will maintain equilibrium, और ये इक्विलिब्रियम बोलो थर्मोडायनेमिक नेचर का भी होगा और मैकेनिकल नेचर का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। each step in the process maintain mechanical as well as thermodynamic equilibrium. Each step in the process maintains mechanical as well as, tell me, thermodynamic equilibrium. मैकेनिकल एंड थर्मोडायनेमिक। Yes. तो ये आपको रिवर्सिबल प्रोसेसेस के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए? यस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा बताओ? ऐसा प्रोसेस जिसमें ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से क्या है, ज्यादा है, और प्रोसेस का डायरेक्शन हम किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकते हैं बाय इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीज इन अपोजिंग फोर्स। हमने किसी भी टाइम पे अपोजिंग फोर्स को इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट से इंक्रीज कर दिया तो प्रोसेस का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप में होगा, इसलिए हमें टाइम भी इनफाइनाइट लगेगा। तीसरी चीज ये है कि वर्क डन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। चौथी चीज ये है कि अगर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप में होगा तो हर एक स्टेप एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, और ये इक्विलिब्रियम मैकेनिकल भी होगा और थर्मोडायनेमिक नेचर का भी होगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो लेट मी चेक, कोई मैसेज है क्या? अच्छा, उपासना मैम का लेक्चर शुरू होगा, तो आप लोग बस होल्ड करना 1 सेकेंड के लिए, है ना? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, total 26 students are there, so let me take a pic of that. Just a second. Huh? आज का क्लास समझ में आया आप सभी लोगों को? यस?